स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो योर केमिस्ट्री एजुकेटर यतीशी मैम इज बैक विद अ न्यू टॉपिक। तो बच्चे आज ना हम डाइल्यूशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली प्रॉब्लम्स कराऊंगी, फिर परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम की बात करेंगे, उसके बाद बच्चे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ना अटपटी सी भी है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली यार जब मैंने ये टॉपिक खुद से पढ़ा था ना, जब मैं 11th-12th में थी, तो भाई मेरी तो समझ में नहीं आया था। और बाद में भाई अभी भी आप देखोगे ना, इसका वेटेज जेईई मेंस में काफी अच्छा है। मतलब एक एक सवाल यहाँ से, एक एक दो दो सवाल पर, मतलब जो भी आज पढ़ेंगे एक एक दो दो सवाल वहां से आते ही आता है। ठीक है, जेईई के लिए तो है ही अच्छा। और भाई नीट वाले भी बैठो, पढ़ो, समझो, समझ में आएगा, आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, वहां से भी आपको सवाल मिलेंगे नीट वालों के लिए। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। ये सॉल्यूशंस कर लेना आप इस चीज को। तो देखो सबसे पहले ध्यान से सुनो भाई, क्या है देखो, इसमें ना मैं आपको दो केस पढ़ाऊंगी। पहला केस सुनो। पहला केस कहता है कि जब आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया, लेकिन सपोज ऐसे समझो कि एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, आपने इनको मिक्स किया तो इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, तो जब कोई रिएक्शन नहीं हो तो केस 1, और जब कोई रिएक्शन हो जाए तो हम पढ़ते हैं केस 2। समझ में आया? चलो तो अभी केस 1 पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन ऑन मिक्सिंग, मतलब मिक्सिंग के बाद कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो ये कौन सा केस है मैम? तो स्टूडेंट्स ये बड़ा अच्छा सा स्पेशल केस है। देखो ध्यान से सुनना भाई। देखो आप देखना, मैंने लिया है 5 लीटर 2 मोलर NaOH लिया है और 15 लीटर 1 मोलर NaOH एक्वस, यानी NaOH सुनो, NaOH के बगल में ब्रैकेट में लिखा है एक्वस। इसका मतलब होता है कि आपने NaOH के साथ मतलब उसको पानी में मिलाया हुआ, यानी पानी के अंदर NaOH आपका मिक्स है। तो भाई होता क्या है, ध्यान रखना कि जब आप किसी दो चीज को मिक्स कर रहे होते हो तो मिक्सिंग के दौरान स्टूडेंट्स रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला मैंने? हमेशा ध्यान रखना कि जब आप कोई रिएक्शन, वैसे यहाँ तो कोई रिएक्शन हो नहीं रही, लेकिन जब आप मतलब कोई दो चीजों को मिक्स करते हो, तो सपोज ए और बी को मिक्स किया तो ए के मोल्स बराबर बी के मोल्स हुए, और जो फाइनल आपको एक प्रोडक्ट मिला उसमें कितने मोल्स होंगे? ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स, यानी रिएक्टेंट्स के मोल्स बराबर प्रोडक्ट्स के मोल होते हैं ड्यूरिंग मिक्सिंग। समझ में आया? चलो देखो मैं आपको ना ये चीज लिख के बताती हूँ, बस इसी कॉन्सेप्ट से भाई बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आज लग जाएगा। सुनो क्या है कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के। अब एक बात बताओ, आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा है ना कि मोलैरिटी बराबर होता है n by v। क्या यहाँ से n निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? m into v से। बड़ा सिंपल सी चीज है ना। हाँ, तो एक बात बताओ भाई, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सपोज मैंने बोल दिया कि भाई ये वाला जो कंडीशन है पहले वाली, यहाँ पे जो मेरे मोल्स है वो है n1, और ये वाली जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे मोल्स है n2। तो भाई जो मेरा एक फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, भाई मैंने उसको रब कर रही हूँ कि जो मेरा एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि उसमें मोल्स कितने होंगे? तो आप कहोगे मैम n1 प्लस n2, है ना, ये तो हो गए मोल्स। हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर, यहाँ पे 15 लीटर, यानी आप दोनों को मिलाओगे तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? 5 प्लस 15 दैट इज 20 लीटर्स। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे मोलैरिटी है 2 मोलर और यहाँ पे है 1 मोलर। भाई मोलैरिटी के साथ ऐसे मत कर देना कि 2 + 1 3 लिख दो फाइनल वाली कंडीशन में। नो, मोलैरिटी कभी भी ऐड नहीं हो सकती है। ठीक है, तो भाई सपोज कोई न्यू मोलैरिटी आई तो मैंने उसको मान लिया m मोलर का कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हुआ। तो एक बात बताओ, क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे? अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, n बराबर m into v। तो बताना मोलैरिटी कितनी है यहाँ पे? 2 into 5, है ना, ऐसे तो होगा। हाँ, अब इसके मोल्स बताओ, दूसरे वाले के क्या बोलोगे? मोलैरिटी कितनी है? 1 into वॉल्यूम 15 बराबर भाई इसके मोल्स बताओ, तो n into m। इसके मोल्स कितने हैं? एक सेकेंड, हाँ मोलैरिटी निकालिए ना। हाँ, तो भाई मोलैरिटी यहाँ पे देखो कितनी है मोलैरिटी? m, और वॉल्यूम कितना है? ये एक्चुअल में था क्या? v1 + v2, तो मैं इसको लिख लूं v1 + v2। हाँ, तो एक बात बताओ भाई, एक काम कर लेते हैं हम ना, इनको भी ऐसे ही फटाफट से लिख लेते हैं। कैसे भाई? इसको मान लो v1, इसको मान लो v2, और इसको मान लो m1, और इसको मान लो m2। तो एक बात बताओ, क्या मैं लिख लूं m1 v1 + m2 v2? तो एक बात बताओ कि यहाँ से मैं नई मोलैरिटी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकती हूँ? किसकी? इस वाले सॉल्यूशन की निकाल लो। कैसे निकालोगे? m1 v1 + m2 v2 अपॉन में v1 + v2। तो बच्चे यही क्या आ गया मेरा मोलैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके से ना क्वेश्चन आता है। आप ना बस इतना ध्यान रखो कि भाई मैंने किसी दो चीज को मिलाया और एक ना मेरे को फाइनल चीज यहाँ पे मिली है ना, ये वाली मेरी फाइनल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मुझे मोलैरिटी निकालनी है फाइनल सॉल्यूशन की, तो उसका क्या फॉर्मूला है? ये वाला m1 v1 + m2 v2 अपॉन में v1 + v2। ये क्या है? मेरा फाइनल मोलैरिटी। ठीक है, चलो अब मैं ना आपको भाई एक क्वेश्चन कराती हूँ, इसी पे बेस्ड जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। ये आया था देखो आपका 2025 में आया था यार, 25 में जनवरी में शिफ्ट 2 में। देखो क्या कहता है ये सवाल, कहता है कि 20 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो NaOH का एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है 20 मिलीलीटर और 2 मोलर का। ठीक है, आपने उसको ऐड कर दिया NaOH के दूसरे सॉल्यूशन में जिसका वॉल्यूम कितना दिया है? 400 ml और मोलैरिटी कितनी दी है? 0.5 मोलर। समझ में आया?
चलो ये बोल रहे हैं द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज, और इस फॉर्म में आंसर करना है इनटू 10 की पावर -2 नियरेस्ट इंटीजर। तो यानी कि आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है। तो भाई एक बात बताओ, भी फॉर्मूला याद किया ना, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में v1 प्लस v2 बराबर ये है जो मैं निकाल रही हूँ फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी। एक बार बताओ क्या मोलैरिटी कितनी आएगी भाई, कितनी मोलैरिटी दिया, देखो 2 मोलर, वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml, इसको लीटर में लिख लो तो 0.2, प्लस में m2 कितना दिया है 0.5, प्लस में लीटर में कर लो तो कितना आ गया 0.4, अपॉन में v1 प्लस v2 कितना हो गया 420 यानी 0.420। तो बच्चे यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो आपकी आ जाएगी क्या मोलैरिटी। ठीक है, देखो तो इसका आंसर आएगा आपका 57 है ना, 57 कुछ इस तरीके से आएगा 0.57 करके, हमें 10 की पावर -2 में करना है। ठीक है, निकाल लोगे ना, आ जाएगा ना। ये वाला सवाल बहुत आसान सवाल होते हैं, बस थोड़ा सा एक बार पढ़ो, फॉर्मूला याद रखो और आपको सवाल लग जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं केस 2 व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन ऑन मिक्सिंग, जब मिक्सिंग करने के बाद कोई केमिकल रिएक्शन हो। फॉर एग्जांपल भाई देखो, सपोज मैंने क्या किया, एसिड और बेस मैंने इनको मिलाया तो मुझे एक सॉल्ट और साथ में थोड़ा सा पानी मिलता है, ये आप बचपन में पढ़ चुके हो है ना। कैसी है ये एक्चुअल में रिएक्शन, मैं ना आपको वो बताती हूँ। देखो क्या होता है भाई, मैंने क्या लिया, देखो यहाँ पे HCl लिया है और यहाँ पे NaOH लिया है। अब मैंने क्या किया पता है आपको, जब मैं HCl को NaOH के साथ मिक्स करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट NaCl, और साथ में मिलता है क्या, वाटर। ये देखो NaCl और साथ में निकल जाता है ये पानी। समझ में आया? हाँ, अब यहाँ पे होता क्या है, देखो भाई ये सवाल कैसे आता है पहले ये समझो कि मैंने ना HCl को मिलाया NaOH के साथ, तो मेरे को फाइनली क्या मिला, NaCl मिला है ना। तो मतलब क्वेश्चन क्या बोलता है वो कि कंसंट्रेशन H+ की बताओ, टोटल कंसंट्रेशन बताओ, OH की बताओ, OH- की, Cl- की और Na+ की, इन सब की आप कंसंट्रेशन बताओ है ना, अलग अलग आयंस की फॉर्म में। तो एक्चुअल में होता क्या है, एक काम कर लो, मुझे बताओ कि ये 10 मोलर इंटू 5 लीटर कितने मोल्स हो गए। भाई मोल्स कैसे निकालते हैं, m इंटू v से। अब यहाँ पे मोलैरिटी 10 है और वॉल्यूम कितना है 5, तो कितने आ गए 50 मोल्स। तो भाई इसके कितने मोल्स दिए हैं 50 मोल्स, और दूसरे वाले के ऐसे निकालो, इसके कैसे निकालोगे, तो आ जाएगा कितना 30 मोल्स है ना। हाँ, तो एक बात बताओ भाई, इसके तो मेरे पास 50 मोल है, इसके 30 मोल है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ चुके हो ना, पढ़ाया था ना लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, n अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो भाई मोल्स अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, मोल्स अपॉन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो जो नंबर सबसे कम आता है वही मेरा क्या होता है, LR। तो मेरा यहाँ पे LR कौन है, NaOH। क्लियर है, ये तो खैर आपको आता है इसलिए मैं इसको मिटा रही हूँ। चलिए तो 50 और 30, तो एक बात बताओ जो कम होती है रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग बनती है ना, प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनते हैं। तो एक बात बताओ भाई, इसके 30 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं है ना, तो भाई इसके जब रिएक्ट कर गए तो खत्म हो गया। इसके 50 में से इसके 30 रिएक्ट करोगे यानी बचा कितना होगा 20, यानी 20 ये, और इस इनके बने कितने होंगे 30 मोल इनके बने होंगे। सही बात, हाँ ये मैं सिखा चुकी हूँ सब आपको प्रीवियस क्लासेस में। अब ध्यान से सुनना। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ पे कौन कौन बचा, पहले ये मुझे बताओ, इसको हटाओ H+ को, पहले बताओ कौन कौन बचा। तो आप कहोगे मैम जो जो बचा, एक तो मेरे पास यहाँ पे है HCl उसका 20 मोल, और ये खत्म हो गया, NaOH क्या हो गया, NaOH हो गया मेरा खत्म, और NaCl बचा है ना। हाँ भाई H2O भी बचा, लेकिन मैं H2O ना मैं इसका बाद में आपको कहानी बताती हूँ। बताओ HCl में से एक तो H+ और Cl- आयन रिलीज होता है भाई, NaCl में से Na+ और Cl- रिलीज होते हैं यानी कि फाइनल जो रिएक्शन कंटेनर होगा उसके अंदर मेरे पास कौन कौन प्रेजेंट होंगे, H+ होगा, Cl- होगा और Na+ होंगे है ना। कोई बच्चे कह रहे मैम H2O भी तो आप तोड़ सकते हो, H+ और OH- यहाँ से भी तो आएंगे। ये नहीं आते, क्यों नहीं आते सुन लो भाई, जो H2 होता है ना वो उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है, जैसे NaCl Na+ Cl- में टूट जाएगा, लेकिन H2O बच्चे इसका आयोनाइजेशन जो होता है ये बहुत कम होता है H+ और OH- में ना के बराबर। तो जितना सपोज जितना H+ और OH- बन भी गया ना, वो वापस से जुड़ के फिर से क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, H+ के देखो कितने मोल्स है 20 मोल, ये देखो यहाँ पे निकाले थे। फिर मेरे को H+ नहीं, अब देखो एक बार Cl- के भी कितने मोल्स होंगे 20 मोल होंगे है ना। इसी तरीके से Na+ के कितने मोल्स होंगे, देखो 30 मोल, और यहाँ से भी Cl- मिल रहा होगा, तो भाई वो आप एक काम करो इधर जोड़ो 30 है ना। तो एक बार बताओ Cl के टोटल कितने हो गए, Cl- के टोटल 50 मोल, और Na के कितने हो गए, एक सेकेंड, 50 मोल्स तो ये हो गए, और Na+ के कितने हो गए 30 मोल्स, और H+ के कितने हो गए 20 मोल्स, हो गए कि नहीं। हाँ, अब भाई उसने पूछा है कि इनकी कंसंट्रेशन बताओ आप फाइनल। तो एक बात बताओ, जब आपने फाइनली सबको मिक्स कर दिया तो कितना कितना वॉल्यूम मिक्स किया था, एक तो 5 लीटर और आपने किया था 15 लीटर, तो 15 + 5 कितना होता है 20 लीटर। तो भाई इसके अंदर कितना वॉल्यूम होगा फाइनल 20 लीटर्स है ना। हाँ, तो भाई अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो 20 से इसको डिवाइड करो, 20 से इसको, 20 से इसको, तो ये तो आ गया आपके कितने आ गए 2.5 नहीं ये आएगा 1.5 और ये आ गया आपका 1। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गई मेरी मोलैरिटी, समझ में आया कि नहीं। तो मैंने आपको दो केस बताए, एक जब केमिकल रिएक्शन नहीं हो और एक जब केमिकल रिएक्शन हो।
ठीक है, चलिए आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब मैं पढ़ाती हूँ आपको, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो भाई जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो H2O2 होता है। H2O2 की ना एक बॉटल आती है, बॉटल, एंड अगर आप उसको ओपन करके रख दो तो वो आपको क्या रिलीज, मतलब क्या किस में डिसोसिएट होता है, H2O लिक्विड, और साथ में थोड़ी सी O2 गैस भी रिलीज होती है ना। और H2O2 खुद एक्वस फॉर्म में होता है। एक्चुअली ये प्योर H2O2 तो नहीं है, ये पानी के साथ मिला के हम इसको रखते हैं, ठीक है, तभी मैंने लिखा है यहाँ पे H2O2 एक्वस। अब बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। तो भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यू हैव वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब होता है कि एट एसटीपी वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फ्रॉम 1 लीटर ऑफ H2O2 का सॉल्यूशन। यानी कि आपने जब इसका H2O2 का 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया तो कितना वॉल्यूम O2 का रिलीज हुआ या प्रोड्यूस हुआ, बट एक शर्त है, वो शर्त क्या है, एसटीपी पर कंडीशंस होनी चाहिए सारी की सारी। तो जो भी वॉल्यूम O2 का रिलीज होता है दैट इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। एक बात बताती हूँ, जैसे कोई आपको बोले कि बताओ कहीं पे लिखा है 20V H2O2 सॉल्यूशन, तो आप इससे क्या समझोगे। तो भाई इससे आपको क्या समझना होता है, देखो अभी बताती हूँ। 20V है ना, हाँ 20V, V का मतलब होता है क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि 20 लीटर H2, सॉरी नॉट H2, 20 लीटर O2 प्रोड्यूस हुई है STP पर फ्रॉम 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से। समझ में आया। कल को वो बोलते हैं 10V, तो क्या बोलोगे, 10V का क्या मतलब है, 10 लीटर O2 प्रोड्यूस हुई है 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से। क्लियर है। चलिए अब मैं ना आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ। देखो सपोज कि सबसे पहले इधर ही बता दूं, हाँ चलो इधर ही सुनो भाई। सपोज मेरे पास H2O2 है और वो डिसोसिएट कर गई किसमें, देखो मैंने रिएक्शन बैलेंस लिखी है अभी ऐसे। मैंने बोला कि आप ना एक चीज देखो कि इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिलीज हो रहा है। मैंने बोला कि सपोज कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो एक्स मोलर H2O2 सॉल्यूशन रखा है। तो एक्स मोलर का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन टर्म्स में समझाया था ना सारा। कैसे पढ़ोगे इसको, एक्स मोलर को, कि एक्स मोल्स ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सही बात, सही बात। यानी कि मैम अभी मोल्स कितने हैं, x लीटर। तो क्या मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे 2 मोल H2O2 से 1 मोल O2 रिलीज होता है, तो बताओ x मोल H2O2 से कितना O2 रिलीज होगा, तो आप कहोगे मैम x/2 मोल्स, है ना। हाँ अब बात कितने पे करते हैं, STP पर। तो भाई STP पे आपको पता है ना, मोल्स बराबर होता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.7। कितने सारे क्वेश्चन करा दिए यार मिशन PYQ में, तो अब तो याद तो हो ही गया होगा। हाँ तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालूं तो क्या बोलोगे, n इंटू 22.7, यानी n मोल्स क्या है मेरे, क्या निकाले थे, x/2 इंटू 22.7। तो भाई यहाँ से जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा x इंटू 1.35। तो बच्चे यही मेरा क्या आया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये v क्या है मैम, तो v का जो फॉर्मूला निकल के आया है ये आया है x इंटू 11.35, और v क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और यहाँ पर x क्या है, व्हाट इज दिस x, तो x क्या है मेरा स्टूडेंट, x है मेरी मोलैरिटी। ठीक है, यानी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको वो मोलैरिटी दिए होगा, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देना 11.35 से, तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालो 4 मोलर H2O2 एक्वस सॉल्यूशन की। तो भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको कि x मल्टीप्लाइड बाय 11.35 है ना, और x क्या है 4, तो ये आपका आंसर आ गया 4 इंटू 11.35। यही क्या है मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्लियर है इतनी बात। तो भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम जेई नीट के सिलेबस में H2O2 के लिए ही निकालते हैं और किसी का नहीं है। क्लियर है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव नेक्स्ट दैट इज परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। भाई ये क्या होता है ओलियम, मैम पहले तो ओलियम बताओ। तो भाई ओलियम देखो ध्यान से सुन लो, ओलियम का मतलब है H2SO4 के साथ SO3, इन दोनों को साथ में ओलियम बोलते हैं, और कुछ लोग इसको कई बुक्स में हम लोग इसको लिखे हुए देखते हैं H2S2O7 की फॉर्म में। तो ये दोनों एक तरीके से ओलियम है। अब ये परसेंटेज लेबलिंग क्या है, तो ये भी हम ओलियम के केस में पढ़ते हैं IIT JEE और नीट के सिलेबस में। सिर्फ ओलियम के लिए परसेंटेज लेबलिंग फेमस है और उसी के लिए निकाला भी जाता है, और ये टॉपिक भी बच्चे आपके एडवांस में आता है, ये आपके इसके लिए नहीं है, मेंस के लिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक्चुअली परसेंटेज लेबलिंग निकालते कैसे हैं, कि कितना H2SO4 प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ओलियम एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी यूज करके। देखो मैं लिख देती हूं कि अमाउंट ऑफ H2SO4 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ ओलियम बाय द यूज ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। समझ में आया कि कितना अमाउंट H2SO4 का प्रोड्यूस हो रहा है, कितने से, 100 ग्राम ओलियम से। ये फिक्स है कि 100 ग्राम ओलियम से कितना H2SO4
हुआ जब आपने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी को यूज किया। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं अब आपको समझाती हूँ। एक्चुअल में होता क्या है ना, जैसे आपके पास क्या है H2SO4 और SO3। भाई ये जो SO3 है ना, जब आप इसमें पानी डालते हो, जब SO3 में पानी डाल देते हो तो ये आपको H2SO4 ही दे देता है वापस से। यानी कि SO3 H2SO4 के साथ रखोगे और पानी डालोगे तो आपको H2SO4 का अमाउंट और ज्यादा मिलेगा। क्लियर है? हाँ। तो अब एक बात बताओ, सपोज मैंने आपको क्या बोला, लेट टेक एन एग्जांपल और इसको एग्जैक्टली समझते हैं डेफिनेशन को कि परसेंटेज लेबलिंग का क्या क्या किस्सा है। तो भाई मैंने बोल दिया, मैंने कहा 100 ग्राम 100 ग्राम ओलियम रखा है और उसमें 60 ग्राम H2SO4 है और 40 ग्राम है SO3। समझ गए बात? हाँ। तो भाई एक बात बताओ, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैंने SO3 लिया, पानी के साथ मिलाया और क्या बन गया H2SO4। मैंने बोला इसका 40 है और इसका जो SO3 का जो बच्चे मोलर मास होता है वो होता है 80 ग्राम पर मोल। तो भाई यहां से मैंने क्या निकाल लिए, मोल्स। कितने मोल्स आ गए? हाफ मोल। तो भाई हाफ मोल ही क्या बनेगा, ये रिएक्शन बैलेंस है तो H2SO4 भी कितना बनेगा मेरा, आधा मोल। अब जो H2SO4 होता है ना भाई, H2SO4 का जो आपका मोलर मास है वो है 98 ग्राम पर मोल। तो एक बार बताओ, क्या मैं बोलूं मास निकाल लो तो आप बोलोगे मोलर मास इंटू N। तो N कितना है, आधा मोल। मोलर मास कितना है 98, तो कितना आ गया 49 ग्राम। सही बात। अब क्वेश्चन पढ़ो, कहता है कि क्वेश्चन नहीं, आई मीन डेफिनेशन पढ़ो कि कितना H2SO4 प्रोड्यूस हुआ है फ्रॉम 100 ग्राम के ओलियम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 100 ग्राम के ओलियम से। ठीक है मैम, 100 ग्राम का ही ओलियम आपने लिया था, ठीक है। कितना प्रोड्यूस हुआ, देखो एक तो 49 ग्राम प्रोड्यूस हुआ और पहले से कितना था 60। तो इन दोनों को जो जोड़ के आप जो निकालते हो वो हो गया आपका क्या, टोटल H2SO4। टोटल H2SO4 कितना हो गया, 60 प्लस 49 कितना हो गया, 109 ग्राम। अब आपको परसेंटेज निकालना है, तो मास कैसे निकालते हो, परसेंटेज ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 को डिवाइड कर दो तो मास ऑफ ओलियम से और मल्टीप्लाई किससे करना, 100 से। तो भाई कितना आया H2SO4, 109। ओलियम का कितना मास था, 100 इंटू 100। तो यहां से स्टूडेंट्स ये आ गया 109%। यही क्या है, परसेंटेज ओलियम। क्या बोलते हैं इसी को, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। बताओ क्लियर है इतनी बात? तो देखो कोई चीज ना 100% होती है, 100% से तो ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन भाई हमारे केमिस्ट्री में तो 100% से ऊपर एक चीज है, क्या है वो, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। 109% कोई चीज आ गई, और ये चीज कैसे हो गई 100 से ज्यादा, क्योंकि वहां पे कुछ ऑलरेडी बन रहा है ना, SO3 के साथ H2O मिक्स होकर फिर से आपका H2SO4 बन रहा है, इसीलिए जो परसेंटेज है वो 100 से ऊपर चली गई। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे। अभी देखो आगे का जो मेरा टॉपिक है दैट इज माय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, दिस इज माय क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो भाई क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखो काफी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताती चलूंगी। ये क्या बोलता है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना बड़े लेवल 1 नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, और ये मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ जब मैंने पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ाया था, और मिशन पीवाईक्यू में जो भी सवाल मैंने लाए थे वो इस पे बहुत सारे सवाल में लाई थी, लेकिन फिर भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है इसलिए मैंने ये ऐड किया है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है, देखो किसी कंपाउंड में ये पता करना कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, कि नाइट्रोजन है, सल्फर है या हेलोजन है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। लेकिन अब पता चल गया कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अब ये बताओ कि कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप कर चुके हो, मुझे पता है आप लोग लगा भी होंगे अब तक जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे ऐड करूंगी क्योंकि यहाँ पे फिर से मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये यहाँ पे आपसे परसेंटेज पूछ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन का, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस को पूरा फुलफिल कर रहा है। तो भाई देखो क्या होता है, जस्ट फॉर एन फॉर्मेलिटी करते हैं इस क्वेश्चन को कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब आप उसका कंबशन कराते हो तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 और H2O देता है। अच्छा, इसका मास कितना दिया है, 216 ग्राम, और 198 ग्राम CO2 बन रहा है और 108 ग्राम वाटर बन रहा है। तो आपको परसेंटेज कार्बन और हाइड्रोजन का निकालना है। तो कैसे सिखाया था मैंने आपको, याद करो, मैंने कहा CO2 का मोलर मास बताओ कितना होता है, आपने बोला 44 ग्राम। तो एक बार बताओ क्या 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है? तो बताओ 198 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा? तो आप बोलोगे मैम सिंपल है, 198 इंटू 12/44 ग्राम का क्या होगा, कार्बन होगा। सही बात, सही बात। अब क्या करना है, परसेंटेज कार्बन कैसे निकालोगे भाई, कार्बन का मास अपॉन में इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास और मल्टीप्लाइड 100। तो भाई कार्बन का मास तो यही आया ना इस कंपाउंड में, इसको मान लो Y। तो Y यहाँ पुट करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया है, देखो 216 नीचे पुट करो, इंटू कर दो 100 से, ये आ गया आपका क्या, परसेंटेज कार्बन। तो एक तो हम निकाल चुके हैं परसेंटेज कार्बन को। स्टूडेंट्स हमेशा आपको ये मास देगा, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कह रही हूँ, वाटर का भी देगा, ये भी आपको दिया रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। बस आपको ये तरीका आना चाहिए कि मैम कैसे सॉल्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, अब चलो एक बात और बताती हूँ आपको,
अब इसी तरीके से आप निकाल लो हाइड्रोजन का, बड़ा सिंपल है यार। हाइड्रोजन का कैसे निकालते हो भाई, H2O का कितना होता है मोलर मास, 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम। तो 18 ग्राम पानी के अंदर बताओ कितना हाइड्रोजन है, 2 ग्राम का हाइड्रोजन है। तो फिर बताओ 108 ग्राम H2O के अंदर, 108 ग्राम ऑफ H2O के अंदर कितना हाइड्रोजन होगा, तो 108 इंटू 2 अपॉन में 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई यहां से सॉल्व कर लो, है ना। अब वही फिर से वही परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, इसको y मान लो, तो y अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 216 इंटू कर दो 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, है ना। चलो सॉल्व कर लेना और आंसर देखो भाई, कार्बन का परसेंटेज आएगा 25, हाइड्रोजन का आएगा 5.56। ठीक है, ठीक से सॉल्व करना। ठीक है, मैंने आपको तरीका और कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्लीज सॉल्व करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ना मिशन पीवाईक्यू में ऐसे सवाल कितने वो पूछे उसने। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई ओके, नेक्स्ट है वी हैव कैरियस मेथड। इस पे आ गए हम, कैरियस मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरियस मेथड है ना। इसमें पहला आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन का, एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन का। तो भाई एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन कैसे होता है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन लेते हैं, उसको मैंने मिक्स किया HNO3 के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO3 के साथ, तो स्टूडेंट्स ये आपको देता है AgX। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपके पास हैलोजन है तो ये आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा AgX में। बस इतना ध्यान रखो। देखो एक ऐसे तो इसकी काफी लंबी सी रिएक्शन है, लेकिन भाई मैं आपको फालतू कुछ नहीं बता रही, जितना बता रही हूँ अगर वो आपने ध्यान से सुन लिया कि क्या मैम ने बताया, तो अगर ये सवाल अटक जाए तो मैं मतलब मेरा नाम बदल देना, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ HNO3 मिला दो AgNO3 की प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा आपको AgX। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, फिर समझ में आएगा मैंने बोला क्या। तो भाई चलो ये रहा, देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये रहा 14.2 ग्राम का। ठीक है, लिख लो 14.2 ग्राम का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसने क्या दिया है आपको, सिल्वर क्लोराइड, यानी इससे आपको डायरेक्टली AgX कौन सा मिला है, सिल्वर क्लोराइड, और इसका मास कितना है 28.7 ग्राम। वो बोल रहा है कि कैरियस मेथड से सब कुछ हुआ है, आप क्लोरीन का परसेंटेज बता दो, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन बता दो। तो एक बात बताओ, जैसे अभी तक परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन निकाला, क्या आप परसेंटेज ऑफ क्लोरीन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, एक बात बताओ भाई, AgCl का जो मोलर मास है निकालना, 108 तो सिल्वर का होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, 143.5 ग्राम पर मोल, ये किसका आ गया आपका AgCl का। तो एक बात बताओ, क्या 143.5 के अंदर आपको कितना क्लोरीन मिल रहा है, 35.5 ग्राम क्लोरीन, है ना। कितना क्लोरीन मिला, 35.5 ग्राम क्लोरीन। ठीक है, एक बात बताओ, अब उन्होंने कितना दिया कि AgCl है कितना, तो आप कहोगे 28.7 ग्राम में बताओ कितना क्लोरीन होगा, तो आप बोल दोगे 28.7 इंटू 35.5 अपॉन में 143.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन आपको यहां से मिल जाएगा, है ना। अब परसेंटेज निकालने का अभी तक कैसा पता है मैंने फॉर्मूला, कि मास ऑफ क्लोरीन अपॉन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो भाई इसको मान लो क्या y, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके वैल्यू लगानी है आपको, आप मत y छोड़ देना, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कैलकुलेशन इज योर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 14.2, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो भाई यहाँ से आप परसेंटेज क्लोरीन आपको मिल जाएगी। बताओ कुछ टफ था? नहीं था, बहुत सिंपल चीजें हैं, है ना। देखो भाई आंसर आएगा आपका 50%। बट यार प्लीज तरीका समझो जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने वही तरीका फॉलो कर रहे हो ना, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे बच्चे ना डरते हैं या सवाल छोड़ के आते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये ना बड़ा टफ सा टॉपिक है, ये क्या हो गया कैरियस मेथड, ये कौन सा मेथड है, बट कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस एक रिएक्शन होती है, और अब वो अलग अलग होती है रिएक्शन, और उन्हीं बेसिस पे अलग अलग नाम है। देखो अभी कैरियस मेथड है, फिर एक आगे आएगा डूमास मेथड, फिर जेल्डास मेथड, बस रिएक्शन है अलग अलग। ठीक है, तो डरना नहीं है, जैसा तरीका समझा रही हूँ। देखो जिस तरीके से अभी मैंने ये सवाल किया ना, आगे के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ अभी। देखो अभी आगे आ जाता है क्या, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। तो कैरियस मेथड से ही सल्फर को भी एस्टिमेट करेंगे। कैसे करते हैं कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लो जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या डाल दो, HNO3 डाल दो, है ना, और साथ में डाल दो क्या, बेरियम क्लोराइड। तो भाई बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर हुआ, तो आपको मिलेगा क्या, बेरियम सल्फेट मिलेगा आपको। बस इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रख लिया तो क्वेश्चन 100% हो जाएगा, कहीं भी नहीं रुकोगे। करके दिखाओ, देखो क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1920 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद कैरियस मेथड गिव 1390 ग्राम बेरियम सल्फेट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड। आई थिंक बहुत बच्चों ने ना शुरू भी कर दिया हुआ करना, क्योंकि मुश्किल नहीं है, मुश्किल यहाँ पे बनाया हुआ है। ये टॉपिक तो निहायत ही आसान है। ये देखो कैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, उससे कैरियस मेथड किया, HNO3 डाला, वो मन में रखो, मत लिखो इतना सारा, क्योंकि आपने देखा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है HNO3 की। वहां पे उसने क्या दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ने बेरियम सल्फेट दिया, यानी कि डेफिनेटली इसके अंदर सल्फर होगा। अब इसका मास कितना दिया है 1920 ग्राम, और ये बना कितना 1390 ग्राम। अब बेरियम सल्फेट का मोलर मास 3 ग्राम पर मोल,
तो आप देखोगे भाई कि 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट के अंदर, ये जो बेरियम सल्फेट है इसके अंदर बताओ सल्फर का क्या मास है, तो 32 ग्राम का सल्फर है कि नहीं है। अब बताओ उसने दिया कितना है, उसने 1390 दिया है, तो बताओ 1390 ऑफ बेरियम सल्फेट में बताओ कितना सल्फर होगा, तो आप कहोगे मैम 1390 इंटू 32 अपॉन में 233 ग्राम ऑफ सल्फर आएगा। तो फिर से भाई आपको सॉल्व करना है और इस y को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ तरीका बताऊंगी। तो देखो अब परसेंटेज सल्फर कैसे निकालोगे, तो मास निकाल लो सल्फर का और डिवाइड कर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मास से, यानी कि 1920 मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो सल्फर का सपोज y मैंने मास रख दिया y और ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना दिया है 1920 इंटू 100। तो आप यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा। देख रहे हो कि एक स्मॉल कंसेप्ट के ही प्रॉब्लम से या उसी के तरीके से हाउ आई एम एबल टू सॉल्व द होल क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देख रहे हैं आप, है ना, इट्स सो सिंपल। चलिए तो देखो यहाँ से कुछ आपका लगभग 9.9 जिसको अपन क्या कह सकते हैं लगभग 10% के आसपास आ रहा है। चलो अभी आगे देखते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज योर एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस, है ना। तो भाई एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस इज आल्सो लाइक दैट। अब पहले मैं आपको ना इसकी रिएक्शन समझाती हूँ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको ना कुछ चीजें डालनी है, जैसे कि सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया वही HNO3 डालो, HNO3 आपने डाला तो यहाँ से आपको क्या मिलता है H3PO4 जो कि क्या है आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्या है फॉस्फोरिक एसिड। अब भाई यहाँ पे भी दो केस बनते हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपने H3PO4 के अंदर डाल दिया क्या NH4 का होल ट्वाइस MOO4 मोलिब्डेट, अमोनियम मोलिब्डेट बोलते हैं इसको, तो ये आपको क्या देगा MH4 का होल थ्राइस PO4 और MOO3। तो स्टूडेंट्स एक कंपाउंड तो आपको ये मिलता है, ये ध्यान रखना है। और एक क्या मिलता है भाई अगर मैं इस H3PO4 में क्या डाल दूं, सपोज मैंने डाल दिया MgCl2 और NH4Cl, तो भाई आपको एक कंपाउंड और मिलेगा एंड दैट इज MgNH4 एंड PO4। एंड स्टूडेंट जब आप इसको हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है Mg2P2O7। तो भाई आपको ये भी ध्यान रखना है ये वाला, है ना। चलिए देखिए इसका मास होता है 222 ग्राम पर मोल। बड़ा सिंपल सा है, मतलब मुझे इसका मोलर मास ना हमेशा ध्यान रहता है, पता नहीं क्यों। चलिए अब मैं आपको फिर से क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने 1240 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसके अंदर फास्फोरस है, ठीक है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया 1240 ग्राम और उसने क्या दिया Mg2P2O7। यानी कि आप इतनी सारी रिएक्शन मत ध्यान रखो, आप देखो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से डायरेक्ट एक तो ये ध्यान रखना है और एक ये ध्यान रखना है। ये तो बीच की सारी कहानी हुई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आया। अगर मैं सीधा बता देती ना फिर कहते यार मैम ने तो ना याद करा दिया, है ना। तो आप देखो कि डायरेक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये और ये कंपाउंड मिलते हैं। ध्यान रखो क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाओ। तो भाई अभी फिलहाल क्वेश्चन ने Mg2P2O7 डाला है, तो आप भी लिख लो Mg2P2O7। कितना दिया है वो 880 ग्राम, ठीक है। By the usual analysis, calculate the percentage of phosphorus in the compound. Very simple यार, very simple। अभी मैंने बताया इसका 222 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास। मैंने कहा इसके 222 में ग्राम में कितना फास्फोरस है, तो एक फास्फोरस का मास होता है 31, तो दो का कितना होगा 262 ग्राम, है ना। हाँ तो भाई 62 ग्राम है। तो एक बार बताओ टोटल तो 880 है, टोटल तो 880 में कितना होगा फास्फोरस, तो क्या बोलोगे 880 इंटू 62 अपॉन 222 ग्राम का क्या होगा फास्फोरस। सो सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर है। यस चलिए अब भाई सपोज आप फिर से मैं इसको y मान रही हूँ, आप सॉल्व कर लेना। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस कैसे निकालोगे, y अपॉन कंपाउंड का कितना दिया है 1240 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से आप सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो आंसर आएगा लगभग 19.8 जो कि 20% है, ठीक है। चलिए नाउ वी हैव नेक्स्ट व्हिच इज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। भाई क्या होता है नाइट्रोजन का एस्टिमेशन, तो नाइट्रोजन को हम दो तरीके से एस्टिमेट करते हैं। एक तो होता है आपका ड्यूमास मेथड और एक होता है आपका बच्चे एक और होता है विच इज योर जेल्डास मेथड, ठीक है। तो पहले मैं आपको कराती हूँ क्या ड्यूमास मेथड। तो ड्यूमास मेथड होता क्या है कि सपोज मैंने ना ले लिया कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसका फॉर्मूला है इस तरीके का CXHY और NZ। अब हम यहाँ पे ना क्यूप्रिक ऑक्साइड डालते हैं तो ये देता है कार्बन तो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, हाइड्रोजन H2O में, नाइट्रोजन N2 गैस में, और क्यूप्रिक ऑक्साइड खुद कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में, एलिमेंटल कॉपर में, क्लियर है। ये इस तरीके की रिएक्शन होती है। तो अब बस ये रिएक्शन ध्यान रखो, ये वाला पार्ट जो अंडरलाइन किया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स होता क्या है कि देखो ये CO2 भी गैस होती है। अगर रूम टेम्परेचर की बात होती है तो H2O हम क्या लेते हैं लिक्विड, तो कुछ ना बोले तो रूम टेम्परेचर आप मान लो, ये गैस है देखो N2, और कॉपर भी क्या है मेरी, कॉपर भी मेरा नहीं ये मेरा सॉलिड है। तो आप देखोगे कितनी गैस है CO2 और N2, दो गैस आपको मिली। अब मैंने क्या लिया, एक ना एपेरेटस होता है केमिस्ट्री के अंदर,
तो भाई ये है मेरा बीकर और इसके ऊपर ना ये ट्यूब लगी है, और मैं ठीक से ही बनाऊं तो इस तरीके से ना यहाँ पे एक ओपनिंग भी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि मैं ना यहाँ पे इस गैसियस मिक्सचर को डालती हूँ। कौन सा? ये जो यहाँ पे रिलीज हुआ है CO2 और N2, मैंने उठाया और इसको यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर ना आपको पानी मिलेगा। देखो तो भाई जो CO2 है ना वो तो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो आपकी नाइट्रोजन गैस है बच्चे वो डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि वो ऊपर वाले एरिया में जाके इकट्ठी हो जाती है। इसीलिए मैं यहाँ पे इस नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो इसके अंदर ये पानी पड़ा हुआ है भाई, ये जो पानी है, ये पानी तो हमेशा वेपर्स में थोड़ा थोड़ा भी कन्वर्ट हो रहा होता है ना। यानी कि मैम जो ये वाला आपका एरिया है, इस एरिया में नाइट्रोजन तो दिख ही रही है, लेकिन थोड़े थोड़े इस एरिया के अंदर आपके पानी के वेपर्स भी होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा इन वेपर्स का, N2 और H2O के वेपर्स का, वो लग रहा होगा। एक तो यहाँ पे प्रेशर लग रहा होगा किसका? N2 का, और प्रेशर किसका लग रहा होगा? H2O का। यानी कि अगर टोटल प्रेशर की बात करें तो N2 का वेपर प्रेशर और H2O का यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा होगा, राइट। तो अगर सिर्फ N2 का वेपर प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालोगे N2 का वेपर प्रेशर? आप टोटल प्रेशर में से माइनस कर दो H2O का प्रेशर। अच्छा, ये जो प्रेशर है ये वेपर प्रेशर है। जो वेपर का प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस H2O के प्रेशर को ही एक नया नाम हमने दिया है, हम इसको बोलते हैं एक्वस टेंशन। इट्स नॉट सरफेस टेंशन, एक्वस टेंशन। क्या होता है भाई PH2O? ध्यान से सुनो, PH2O क्या होता है? वेपर प्रेशर। मैं यहां लिख देती हूँ, ये होता है आपका वेपर प्रेशर किसका? H2O का। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। हर किसी के नहीं, सिर्फ पानी के वेपर प्रेशर को एक नया नाम दिया विच इज एक्वस टेंशन।